हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने अपने मेजर पेपर का सिलेबस कवर कर लिया था। और आज हम करेंगे एसईसी पेपर, दैट इज़ लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस इन इंडिया का यूनिट 1, जिसका कि पार्ट 1 आपको चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने किया था एमपीज के बारे में। और आज हम करने वाले हैं एमएलएज के बारे में, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनके पावर्स एंड फंक्शंस को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट यू ऑल कि आप लोग सब प्लीज़ अपने पेन पेपर लेके बैठिए, सो दैट कि साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी और नोट्स भी बन जाएंगे। और तो मैं कुछ एक्स्ट्रा जब एक्सप्लेन करती हूँ तो बताती हूँ, तो आप उसको एज ए स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी होते हैं सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये भी एक लॉ मेकिंग बॉडी है, बट एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। ठीक है, इन स्टेट्स देखिए, अब स्टेट लेजिस्लेचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक होता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वैसे स्टेट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, यानी कि दे हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और बाईकैमरल वैसे स्टेट्स में को कहा गया जिनके यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोथ। अपर हाउस जैसे हमारा राज्यसभा होता है ना, लोअर हाउस लोकसभा, वैसे ही हमारा अपर हाउस में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लोअर हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि हर स्टेट के पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और देखिए, ये जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है इसे हम विधानसभा कहते हैं। ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसे हम विधान परिषद कहते हैं इन हिंदी, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। सो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेनली हमें पढ़ना है कि कैसे ये स्टेट में कानून बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली इलेक्टेड होती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बाय द कॉमन पीपल, हमारे सिटीजन्स के द्वारा। तो जैसा लोकसभा का यूनियन लेवल पे रोल रहता है ना, जैसे हमने पिछले वीडियोस में कवर किया, सेम लाइक दैट हमारे एमएलएस का भी रोल होता है। सो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब हम करते हैं इसके कॉम्पोजिशन को। तो देखिए, कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें तो पहले इसके मेंबरशिप स्ट्रेंथ को समझते हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ना, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना पॉपुलेशन होता है और ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि किसके कितने मेंबर्स होंगे। मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 500 मेंबर्स तक। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि छोटे हैं ना, स्मॉल स्टेट, जैसे कि सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके पास तो 60 मेंबर्स से भी कम ही है, बट इनको बाय लॉ परमिट किया गया है। अगला हम समझते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो देखिए, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय आम जनता, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, हाँ, इसमें क्या होता है, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर्स आते हैं, उस टाइप से बना हुआ रहता है। मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ हमारा जो सपोज मान लीजिए अगर झारखंड है, तो झारखंड में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बने रहते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो किसी पार्टी से हो सकता है, अब जो पार्टी जीती उसका कैंडिडेट होता है। अगला है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो देखिए, जो गवर्नर होते हैं वो कुछ कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्या, एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, जो कि होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। करते हैं नहीं, करते थे, है ना, 2019 तक, क्योंकि 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया, जिसके तहत ये वाला जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का था उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब हम समझते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलए के क्वालिफिकेशन को। तो पहला तो ये है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 25 साल तो होना ही है, और कोई भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। और जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो भी क्वालिफिकेशंस पोजेस करने चाहिए वो होना चाहिए, बस। अगला है इस लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर। तो देखिए, जनरली तो होता है 5 years, पर हाँ, गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे इसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और तो नेशनल इमरजेंसी जब लगता है बाय आर्टिकल 352
तो ये जो 5 ईयर्स का पीरियड है ना, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 ईयर और बढ़ाया जा सकता है। और मान लीजिए जैसे कि अब इमरजेंसी खत्म हो गया तो इमरजेंसी के बाद भी 6 महीने तक इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये रहा इसका टेन्योर्स। अब हम समझते हैं हमारे एमएलएस के पावर्स एंड फंक्शंस को। तो पहले हम समझते हैं इनके लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो देखिए, इनके पास पावर होता है कि ये बना सकते हैं कानून, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और कंकरेंट लिस्ट में फ्रॉम 7th शेड्यूल, जैसे कि आपका पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, ये सब से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाने ये हमारी ये एमएलएस बनाते हैं, ओके। और देखिए अब कंकरेंट लिस्ट में तो ऐसा है कि इसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। और अगर मान लेते हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, तो क्या ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 254 यूनियन लॉ की ही चलनी है इसमें, ओके। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी 6 स्टेट्स बताया आपको जो कि बाइकैमरल स्टेट्स हैं इंडिया में, तो उसमें क्या होता है अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा होते हैं ना, ये मेजोरिटी में होती है इसलिए। अगला हम समझते हैं फिनेंशियल पावर्स। सो फिनेंशियल पावर में एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है जितने भी स्टेट फिनांसेस है उसके ऊपर। और हाँ, ये बात याद रखना है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पैसा बिना असेंबली के अप्रूवल के खर्च नहीं कर सकती, नॉट अ सिंगल रुपी। और तो और ये स्टेट बजट भी हर साल यही पास करती है। तो देखिए रहो आप इसका कितना फिनेंशियल पावर्स है। और असेंबली अगर रिफ्यूज कर देती है गवर्नमेंट को कि हाँ जी हम ये बजट पास नहीं करेंगे, तो समझिए कि सरकार गिर भी सकती है। और तो और असेंबली नो डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट असेंबली सैंक्शन, यानी कि अगर सरकार कुछ पैसे की डिमांड करती है तो बिना असेंबली के ग्रांट के वो परमिशन नहीं मिलेगा, कोई डिमांड नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अगला है इसका पावर्स एंड कंट्रोल, हम लोग समझेंगे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, COM फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किसके द्वारा हेडेड होते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और मैं आपको बता दूं चीफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली है। गवर्नमेंट तभी तक ऑफिस में रहेगी जब तक कि वो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रही है। इवन दो जो असेंबली है मैं आपको बता दूं स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट फंक्शंस, गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है उस पर पूरी नजर होती है इनकी। ये जो MLAs होते हैं ये MLAs ही क्वेश्चन आर, 0R, डिबेट, डिस्कशन ये सब अलाउ करते हैं ताकि ये गवर्नमेंट फंक्शन सही से कर सके, है ना। जितने भी नो कॉन्फिडेंस मोशंस में नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसियर मोशन, कट मोशंस, ये सब भी एग्जीक्यूटिव के हाथों में ही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए हमारे MLAs यूज करते हैं। अब देखिए अब ये जो मोशंस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। अगला है इसके इलेक्टोरल पावर्स। तो देखिए जो हमारे MLAs हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही पार्ट लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बन के। फिर राज्यसभा के भी इलेक्शंस होता है तो उसमें वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना कुछ मेंबर्स, तो उसके इलेक्शन ही पार्ट लेते हैं। और तो जो बाइकैमरल स्टेट्स होगा जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, तो इनके भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी जो होता है ना इलेक्शन, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रोल। देखिए फ्रॉम आर्टिकल 368 इनके पास ये राइट होता है कि कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर है चाहे वो पावर्स ऑफ स्टेट हो या फिर पार्लियामेंट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर के चेंजेस के लिए ये कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफिकेशन के, एग्जांपल चेंजेस इन द फेडरल स्ट्रक्चर। अगला इनके पास पावर होता है डेलिब्रेटिव फंक्शंस का। इसमें क्या है कि फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, कोई भी डिस्कशन करना किसी टॉपिक पे डिबेट करना तो उसका एक फोरम ये देता है ना, कोई भी पब्लिक मैटर्स पे चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पे डिस्कशन करने का मौका देता है। इवन तो जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं उनको भी पब्लिक ग्रीवेंसेस के लेकर के वॉइस रेज करने का अधिकार मिलता है, क्योंकि लेजिस्लेचर में सबकी बातें सुनी चाहिए और इस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और हमारी सरकार अकाउंटेबल बनती है। अगला है इसका जुडिशियल फंक्शन। MLA जो है इवन दो अगर इसकी खुद के भी कोई मेंबर्स अगर किसी प्रिविलेज का हनन करते हैं या डिसऑर्डरली कंडक्ट करते हैं तो उनको पनिश कर सकती हैं। इवन तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना,
अगर इनकेस देखा जाता, प्रूफ हो जाता कि उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है या फिर इनकैपेसिटी ऐसा कुछ हुआ है, तो ये उनको भी इम्पीचमेंट करा सकते हैं ये एमएलए ही। इस प्रकार से हमने इनके पावर्स एंड फंक्शंस को देखा। अब हम समझते हैं एमएलए के लिमिटेशंस को, एमएलए के पावर एंड फंक्शंस के लिमिटेशंस को। So the governor's accent is required for bills to become law. देखिए एमएलए के पास क्या है, बेचारों के, मतलब बेचारे नहीं बोलेंगे, इतने राइट्स दिए गए बट फिर भी उनको गवर्नर से तो परमिशन लेनी पड़ती है ना, तभी कोई एक्ट कानून बनेगा। और तो और कुछ कुछ मामले में तो कुछ सर्टेन बिल्स में तो प्रेसिडेंट का ही एसेंट लेना नेसेसरी होता है। अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है आर्टिकल 352, या फिर प्रेसिडेंट लगा हुआ है उस स्टेट में आर्टिकल 356 के तहत, तब क्या होता है, असेंबली के सारे पावर कर्टन कर लिए जाते हैं, सब चीज़ सस्पेंडेड, सारे पावर। तो हुआ इनके साथ प्रॉब्लम। फिर जुडिशियल रिव्यू का भी होता है। अब देखिए ये भी कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुछ भी बना देते हैं, तब इन पे भी रिव्यू किया जा सकता है बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो लिमिटेशंस हुए ना। और तो ये तो आपको अच्छे से पता कंकरेंट लिस्ट के मामले में, इसमें तो जो स्टेट लॉ को ओवरराइड कर देती है पार्लियामेंट के लॉज, तो इसमें भी इनके लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो जैसा कि अब हमने इनके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इतने अच्छे से कवर कर लिया है, तो अब हम करते हैं इसका कंक्लूजन पार्ट। सो वैसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये नर्व सेंटर है हमारे स्टेट लेवल पे डेमोक्रेसी की। इसमें लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरल सारे पावर्स आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट बनाता है, इसको इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बनाता है स्टेट गवर्नेंस का, है ना। 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेचर। लेकिन जो है लेजिस्लेचर एक ऐसा है ना जो कि सबको ये कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, स्टेट फिनेंसेस को भी, है ना, गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बना रहा है टू द पीपल। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि हाँ इसके पास कुछ लिमिटेशंस है जो विधानसभा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि टू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है, भले ही यूनियन से पावर्स के मामले में कम है, बट ये अपने स्टेट की बातों को तो रख रहा है ना, एटलीस्ट स्टेट लिस्ट पे काम कर रहा है, अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फेडरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में काम कर रहा है। सो विद दिस, thank you guys for watching my video, and if you really like the video, if it is helpful for you, then please do like, and if you have any queries or suggestions, then please drop it down in the comment box. And in the next video we will be covering unit 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे how a bill becomes law. So stay tuned by subscribing my channel, get the notification bell on, and yes, till that, take care, goodbye, thank you, let's meet in the next video.